सीएम योगी लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन समारोह का शुभारंभ करेंगे और लखनऊ में आज काकोरी ट्रेन एक्शन के शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ होना है। इस अवसर पर वीरों को नमन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी सुबह 9:30 बजे महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम लखनऊ के काकोरी शहीद स्मारक में किया जाएगा। लखनऊ में सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर अहम बैठक की और साथ ही बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। धरना प्रदर्शन को लेकर सीएम योगी ने कहा कि धरने की आड़ में अराजकता की छूट नहीं दी जाएगी। वहीं पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर भी सीएम योगी ने अलर्ट रहने के निर्देश दिए। बांग्लादेश में हिंसा और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद में अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण के बाद में मोहम्मद यूनुस को बधाई दी और बांग्लादेश में हिंदुओं सहित सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में जल्द से जल्द वापसी की उम्मीद करते हैं। लोकसभा में वक्फ में संशोधन बिल आने के बाद में माहौल गर्मा चुका है। बीजेपी मुस्लिमों को अधिकार दिलाने की बात कह रही है, तो वहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस बिल से मुस्लिमों के अधिकार छिन जाएंगे। यानी कि वक्फ में संशोधन की लड़ाई अब मजहब पर आ चुकी है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। संसद में वक्फ बोर्ड के अधिकारों में संशोधन का बिल क्या आया? विरोध के सुर विपक्ष की तरफ से उठने लगे। चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, आरजेडी हो या टीएमसी, सबने अपना विरोध दर्ज करवाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बिल वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों पर कैंची चलाने के लिए लाया गया है। केंद्र सरकार का दावा है कि बिल लाने से पहले सुझाव लिए, समीक्षा हुई और करोड़ों मुस्लिमों को हक दिलाने की बात हुई, लेकिन विपक्ष ने इस बिल को मुस्लिम विरोधी बता दिया, धर्म से जोड़ दिया और धार्मिक आजादी तक को मुद्दा बना दिया। यहाँ तक कि बिल के विरोध में अखिलेश यादव संसद के अंदर ही आक्रामक अंदाज में आ गए और वक्फ बोर्ड में संशोधन के बिल को संविधान के खिलाफ बता दिया। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट। जहां विपक्ष इस बिल का विरोध कर 20% आबादी को साधने की कोशिश में है, तो वहीं बीजेपी ने साफ कर दिया है ये बिल मुस्लिमों के हित में है, गरीब मुस्लिमों के लिए है, उन्हें उनका अधिकार दिलाने के लिए है। यानी एक तरफ संसद में वक्फ बोर्ड में संशोधन वाले बिल पर जुबानी बहस हो रही थी, इसी बीच मायावती ने भी इसमें धार्मिक एंगल ढूंढ निकाला। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, केंद्र और यूपी सरकार की मस्जिद, मदरसा, वक्फ के मामलों में जबरदस्ती की दखलंदाजी और मंदिर मठ जैसे धार्मिक मामलों में अति दिलचस्पी लेना संविधान और उसकी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत है। ऐसी संकीर्ण और स्वार्थ की राजनीति क्या जरूरी है? सरकार राष्ट्र धर्म निभाए। बात संविधान के रास्ते राष्ट्र धर्म तक पहुंच चुकी है और दिल्ली से लखनऊ तक इसका विरोध हो रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बात अल्पसंख्यक वोट बैंक की है। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को
और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे? मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। मैं बताना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप खत्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। खैर, वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती से विपक्षी पार्टियों में जबरदस्त खलबली है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों ने भी कहा है कि ये मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। ऐसे में केंद्र सरकार अपने स्टैंड पर चट्टानों की तरह अडिग है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर लखनऊ से है। सपा के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी से ईडी ने 9 घंटे तक पूछताछ की है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी लखनऊ ऑफिस में पूछताछ करने पहुंची थी। ईडी ने यूपी पुलिस द्वारा हाशमी की जब्त की गई 115 करोड़ की संपत्तियों के बारे में पूछताछ की है। सपा के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी ने राजनीतिक वजह से निशाना बनाए जाने की बात कही है और बताया जा रहा है कि जल्द ही ईडी बलरामपुर जाकर आरिफ की संपत्तियों को चिन्हित कर जब्त करेगी। ईडी ने आरिफ और उनके परिवार वालों और करीबियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। आरिफ की पत्नियों और परिजनों से पहले पूछताछ हो चुकी है और ईडी सूत्रों के मुताबिक पूर्व विधायक अपनी संपत्तियों को खरीदने में खर्च रकम का हिसाब नहीं दे पाए। ईडी जल्द ही पूर्व विधायक को फिर तलब करेगी। और जरा जानकारी के साथ में ऋषभ मणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, बताइए क्या मामला और क्या अपडेट? देखिए, कल करीब 9 घंटे पूछताछ हुई है पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के आरिफ अनवर हाशमी बलरामपुर से। हालांकि इनके ऊपर पहले से ही पुलिस ने कई मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। इनकी 115 करोड़ की संपत्तियों को जब्त भी कर रखा है। इनकी पत्नी, इनके परिजनों से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है। कल आरिफ अनवर हाशमी से भी पूछताछ हुई है और इनसे पूछा गया है, पुलिस ने जो 115 करोड़ रुपए की इनकी संपत्तियों को जब्त किया है, वो संपत्तियां अर्जित करने के लिए, खरीदने के लिए रकम कहां से आई है, इसे तमाम ब्यौरा मांगा गया, लेकिन ये ब्यौरा नहीं दे पाए। हालांकि इन्होंने कुछ समय भी मांगा है और जैसा ईडी के सोर्सेज बता रहे हैं कि इनको जल्द ही ईडी फिर तलब करेगी। तो एक तरफ पुलिस की तरफ से मुसीबत आरिफ अनवर के ऊपर चल ही रही थी, अब ईडी के भी शिकंजे में कसते चले जा रहे हैं आरिफ अनवर हाशमी। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया ऋषभ मणि आपका। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।